हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट डे एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 28 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 4:30 से 6:30 वाला जो पेपर हुआ है इसका हम एनालिसिस कवर करेंगे। ये आपका नॉन टेक्निकल का था आज पेपर थर्ड शिफ्ट में, तो हमें सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, पूरे हम आपको बताएंगे, है ना। इसके अलावा गाइज एप्लीकेशन पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, यहाँ पर भी हमने सारी पीडीएफ डाल दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और एग्जाम टाउन चैनल पर आपको हम 2023 का 2022 का नया जो करंट अफेयर है ये कवर करवा रहे हैं। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बने, आज भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ से आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप इस चैनल पर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्लियर है गाइज। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं इसकी अच्छी खासी लिस्ट है, यानी काफ़ी सारे लोगों ने आज हमें क्वेश्चंस सेंड किए हैं। क्लियर है। और आज हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल पाए हैं, जिसकी मदद से आज नंबर 1 एनालिसिस आपका होने वाला है। क्लियर है गाइज। तो हमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, योगेंद्र जी जो कि शाजापुर से हैं, इन्होंने 71 स्कोर किया है। इन सभी ने क्वेश्चन हमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताने में मदद की है। क्लियर है। गिरीश बिसेन जी जो कि बालाघाट से हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा आई थिंक। क्लियर है। बट इन्होंने जो है स्कोर नहीं बताया है। इसके अलावा विकास भार्गव जी, इन्होंने 81 स्कोर किया है। अजय चिदर जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 80 स्कोर किया है। संजय राजपूत जी जो कि सीहोर से हैं, इन्होंने 85 स्कोर किया है। और दीपक रघुवंशी जी जो कि विदिशा से हैं, इन्होंने 75 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताने में मदद की है। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने टाइम निकालकर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताए हैं, साथ ही साथ पूरी डिटेल इन्होंने बताने की कोशिश की है, जिससे हमें क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। क्लियर है। तो आप भी इनको थैंक्स जरूर से बोलिएगा कमेंट में। और आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी नंबर पर जरूर से एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास में ही आ जाए, है ना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चिनाब नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? सही जवाब रहेगा सिंधु नदी की। गाइज मैं एक चीज़ आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा आपका, जिन लोगों का एग्जाम अभी आने वाला है। देखिए गाइज, स्टार्टिंग में नदियों से क्वेश्चन बने थे, लोक नृत्य से बने थे, वापस से आज जो है नदी से भी क्वेश्चन बना है, लोक नृत्य से भी पढ़ा है। तो जो लोग इस भ्रम में हैं कि पहले ये पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछा जाएगा, नदियाँ, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, उत्सव वगैरह, तो वो भ्रम बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा, भ्रम में ना रहे। क्वेश्चन बन रहे और आगे भी बनेंगे, है ना। तो इसलिए पढ़े, सबको पढ़े। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपका पूछा गया है, पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, 5-5 क्वेश्चन एक एक दिन में पूछे गए, नदियों के, मेलों के, त्योहारों के, है ना, नृत्यों के। तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछे जाएगा, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मिला है। और भी क्वेश्चन मैं आपको विद प्रूफ के साथ में कवर करवाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। तो ये भ्रम आप बिल्कुल दूर कर दीजिएगा। देखिए, चिनाब जो नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है ये है लगभग 974 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। चिनाब का जो उद्गमी जास्कर श्रेणी के लाहुल स्पीति भागा में बारालाच दर्रे के पास से होता है। और दर्रे के विपरीत किनारे पर छोटी धाराएं अर्थात चंद्र और भागा इसके मुख्य जल स्रोत से 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और संयुक्त धारा चंद्रभागा पीर पंजाल श्रेणी के समांतर पांगी घाटी से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गाइस आपका कि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था, ये 1901 से। शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1901 से। शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में स्विट्जरलैंड के हेनरी डुनेंट और फ्रांस के फेडरिक पैसी द्वारा साझा किया गया था। क्लियर है। पहला नोबेल पुरस्कार था ये समारोह। देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार समारोह 1901 में आयोजित किया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में वितरित किया गया था। क्लियर है। और विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में इनको दिया गया था। भौतिकी के लिए पहला इनको दिया गया था। क्लियर है। और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक है हेनरी डुनेंट, इन्होंने फेडरिक पासी के साथ पहला नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था। तो बेसिकली यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शांति का पहला पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1901 से।
अगला क्वेश्चन है जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिएगा इस लोक नृत्य वाला क्वेश्चन बना है, नदियों से भी क्वेश्चन बना है, इसलिए हम इन पर पूरे कंप्लीट वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे नदिया वाले लोक नृत्य वाले, देख कर जाइएगा। बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जट जाटिन का जो संबंध है ये बिहार राज्य से है। भारतीय राज्य बिहार में जट जाटिन एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यहाँ विशेष रूप से उत्तरी बिहार में विशेष रूप से मिथिला और कोसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। महिलाओं का नृत्य है जट जाटिन। मानसून के मौसम में चांदनी रातों में यह किया जाता है और आधी रात से सुबह तक वयस्क लड़कियां और युवा गृहिणियां ढोल की थाप पर आंगन में एकत्रित नाचती हैं। यहाँ जो है आमतौर पर 2 लोगों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को कैसा झटका लगा था। आर्थिक संक्षिप्त जीडीपी, इस तरह से ऑप्शंस थे, उनको एग्जैक्ट ऑप्शंस भी याद नहीं रह पाए, बट जितना हमें बताया है हमारे लिए उतनी ही आसानी हुई है क्वेश्चंस को यानी कि कलेक्ट करने में और क्वेश्चंस का आपको सही जवाब देने में। क्लियर है। एक और ने बताया है हमें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, राजस्व, व्यय, रक्षा, इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे थे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था आपका। तो देखिए गाइस मैं बता दूं आपको, ये जो आंसर है इसमें आपका पूरा जवाब आ चुका है, जो भी आपको मिला होगा। कथन वाला मिला होगा तो वो भी आ चुका है। ये सारे आपको कथन ही वाले ऑप्शंस हम लेकर आए हैं। क्लियर है। तो इसमें रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई जिसे युद्ध ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया गया था और करों में वृद्धि करके सीमा शुल्क बढ़ाया गया था और आयकर पेश किया गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक अलग स्थिति पैदा कर दी है। इसमें रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई जिससे युद्ध ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया गया था और करों में वृद्धि करके सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर पेश किया गया। 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो गई थी। इससे आम लोगों को झटका लगा था। 1819 और 1818-1819 के दौरान भारत में कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई जिससे भोजन की कमी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक दल अधिक सक्रिय हो गए। गांधी जी से जुड़ी राष्ट्रीय कांग्रेस जो इसके अनौपचारिक आध्यात्मिक नेता और प्रतीक बने रहे, है ना। तो ये सारे पॉइंट है जो कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक अलग स्थिति पैदा कर दी थी उसके, तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही जवाब रहेगा फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन, है ना। इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को 2018 में। तो यही आपसे पूछा गया पुरस्कार का नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन, ये इसका नाम है। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया। वहां फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों को मान्यता देने में के क्रम से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है। ये क्या है, एक इनकी व्यंग विधा है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेखक है इसके ये। तो अपनी अपनी बीमारी ये है हरिशंकर परसाई, इसके लेखक है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इनका जन्म जामनी में हुआ, जमानी जो कि जामनी होशंगाबाद जिले में आती है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज में व्यापक प्रश्नों को जोड़ा या समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम क्या है। सही जवाब रहेगा शांतनु मुखर्जी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज ये जो क्वेश्चन है कोई नए क्वेश्चन नहीं है, आप सभी को बताइए कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके पटवारी में, आबकारी आरक्षक में। इसके अलावा आपका जेल प्रहरी में क्वेश्चन बनाए, पिछले साल कांस्टेबल में बनाए। तो ये क्वेश्चंस कोई नए क्वेश्चन नहीं है, पुराने ही क्वेश्चन है। आपने अगर हमारे पीआरपी वीडियोस देखे हैं अच्छे से तो आप सभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इनको आप अच्छी खासी तरीके से बना लोगे, है ना। शान की बात करें, शांतनु मुखर्जी इनका नाम है। इनका जन्म 30 सितंबर को हुआ 1972 को। एक भारतीय पार्श्व गायक, टेलीविजन मेजबान ये हैं, है ना। और उन्होंने सारेगामापा जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी की। उनकी बहन सागरिका भी गायिका और अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें अगर एफ का पूछा गया होगा तो फॉरेन ये होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि एफडीआई में आई का क्या अर्थ है, एफ का क्या है। तो जिसका भी पूछे उसका बता दीजिएगा, आपको पूरा हमने बता दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का पूर्ण रूप होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यक्तियों या विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई कहा जाता है। और कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। 2000 में
विदेशी निवेश को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा और प्रबंधन अधिनियम फेमा की शुरुआत की गई। तो फेमा की शुरुआत क्यों की गई, कब की गई, पता होना चाहिए ना आपको। तो फेमा की जो शुरुआत की गई वो इसीलिए की गई, विदेशी निवेश को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा और प्रबंधन अधिनियम फेमा की शुरुआत की गई 2000 में, है ना, 2000 में ये की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान, है ना, चौहान है ये, पृथ्वीराज चौहान, ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान। और ये भी कोई क्वेश्चन नया नहीं है, आपका पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है, जेल प्रहरी में क्वेश्चन बना है आपका ये वाला, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये आपका। सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्यों पूछा जा रहा है इसका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसका मैं बेसिक पॉइंट आपको बता दूं ताकि आपको ये क्वेश्चन परमानेंटली याद हो जाए। ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ है ये 17 मार्च 1946 को इंदौर मध्य प्रांत में हुआ था, है ना। तो मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं इनका संबंध निकल कर आ रहा है और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, बार बार पूछे जा रहा है ना। तो इसका ये याद रखिएगा, आप आसानी से याद रख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रिलेट हमने कर दिया है, कहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध था और एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो पश्चिमी भारत के राज्य महाराष्ट्र के 17वें मुख्यमंत्री ये थे। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सा जोखिम है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वे जोखिम वह जोखिम है जो तब उत्पन्न होता है जब हम जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करते हैं लेकिन मौजूदा व्यय आय से अधिक है, मौजूदा आय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एक आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसके लिए बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता होती है, उसको व्यय जोखिम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है गेहूं की। रबी फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है, अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आते हैं। रबी और खरीफ मौसमों के बीच जो गर्मी का महीना होता है उस दौरान की खेती को जायद या जैद मौसम कहा जाता है, उस टाइम पर जायद की फसलें बोई जाती हैं। क्लियर है। और कल ही आपका क्वेश्चन बना है खरबूजा और तरबूजा वाला, तो ये जो है जायद की फसलें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से किसके संपादक थे? तो गाइज आपको ऑप्शन क्या मिला था, है ना, हमें भी ऑप्शन मिल चुके थे बट जो माखनलाल चतुर्वेदी वाले जो ऑप्शन थे वो उनमें नहीं थे। जिन्होंने बताए थे, हमें 3 ऑप्शन उन्होंने बताए थे बट उनमें से इनके कोई भी उनमें से नहीं था, है ना, इनमें वाला। तो ये 3 है बेसिकली उनकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है जिसके संपादक रहे, प्रभा के संपादक रहे, कर्मवीर और प्रताप, इन तीनों के संपादक रहे। तो इन तीनों में से एक आपको ऑप्शन में मिला होगा। क्लियर है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है इनका जन्म हुआ है होशंगाबाद जिले के बासनी नामक गांव में, यानी कि इनका जो जन्म हुआ है बावई में हुआ है, होशंगाबाद के बावई में। और ये बावई जो है इसका नाम बदलकर अब माखन नगर कर दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। और होशंगाबाद जो जिला है इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है, तो अपडेट करिएगा चीज़ों को, क्वेश्चन बन सकता है आपका। माखन नगर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी के गाँव का नाम, क्लियर है। और होशंगाबाद हो जाएगा नर्मदापुरम। वे भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार थे जिनकी कृतियां बहुत लोकप्रिय हो गई। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। इसके अलावा देशभक्ति के साथ साथ प्रकृति और प्रेम को भी उनकी कविताओं में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1883 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, है ना, इसके द्वारा बुनियादी दलहन फसलों पर बुनियादी रणनीति और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए की गई थी। संस्थान की उत्पत्ति अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना AICPIP इससे हुई थी, जिसे 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 किस देश के व्यक्ति को दिया गया? गाइस ये जो क्वेश्चन है पहले भी आपका पूछा जा चुका है। पहले इनका नाम पूछा गया था कि किसे दिया गया, है ना, और अब पूछा गया किस देश के व्यक्ति को दिया गया। तो बुल्गारिया के व्यक्ति को ये दिया गया, बुल्गारिया के लेखक है उनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023। देखिए वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गोस्पोदिनोव इनका नाम है ना। तो याद रखिएगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव इनका नाम है। प्रथम बुल्गारियाई लेखक ये बन गए हैं ये पुरस्कार पाने वाले, तो बुल्गारिया से इनका संबंध है। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्क रूट रोड की उत्पत्ति किस देश से हुई है ना। इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूंगा गाइस आपको। हमारा जो नया चैनल एग्जाम टाउन, उस पर हम कई सारे वीडियोस दे चुके हैं आपको, और जल्द ही आप सभी की डिमांड पर हम आपके लिए पुरस्कार वाले जो जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन बने उन पुरस्कार और सम्मान, है ना, जिस तरह से आपके बुकर पुरस्कार हो जाएंगे और सैस्कैम, इसके अलावा काकासावा पुरस्कार जो होता है वो, इस तरह के जितने भी आपके पुरस्कार होते हैं, खेल पुरस्कार वाला वीडियो भी जल्द आ रहा है और पुरस्कार सम्मान वाला वीडियो भी जल्द आ रहा है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है उन्हीं वीडियो में से बन जाएंगे। हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो एग्जाम टाउन को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जैसे ही आएगा तुरंत से आपको नोटिफिकेशन उस चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्क रूट की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो चीन से इसकी उत्पत्ति हुई है। चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान ये प्रचलित था या इस टाइम पर ये अस्तित्व में आया था। तो आपका चीन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी ऑप्शन में आपको दे रखा था। सिल्क रूट जो प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, 200 साल ईसा पूर्व से दूसरे शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा। पहले रेशम के कारवा चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिमी छोर की ओर जाते थे, है ना। तो इसी राजवंश से इसका संबंध है, चीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। दादा भाई नौरोजी डोरडी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्तावक है ये। पहले व्यक्ति ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया, तो ये ऐसा पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC कब स्थापित हुआ है? तो 1989 में हुआ है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है और इसकी स्थापना बॉब हॉक ने की थी। APEC का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले व्यापार को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना। भारत APEC का सदस्य नहीं है ना, तो यानी कि इसका सदस्य भारत अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है? तो प्रतिभाशाली मूर्तिकार और शिल्पकार के लिए एक अलग पुरस्कार है। क्लियर है गाइस? और एक चीज मैं बता दूं, मैंने पुरस्कार का नाम यहाँ पर निकाल लिया था गाइस, पर यहाँ पर जो है ये नाम हमें यहाँ पर डालने में दिक्कत हो गई थोड़ी सी, या फिर डल नहीं पाया, वो जो भी दिक्कत है ना, आप समझ चुके होंगे। एग्जैक्ट नाम तो हमें याद नहीं रहा है क्या नाम था उसका, क्योंकि पहली बार ही हमने देखा था उस टाइप की चीज़ों को, क्योंकि कर्नाटक का है। काफ़ी डीपली ये क्वेश्चन आपका बनाए, कोई ने भी, आई थिंक आपने भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा अगर आप कर्नाटक से बिलोंग नहीं करते हैं तो। क्लियर है? तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप ये सर्च करेंगे कर्नाटक प्रतिभाशाली मूर्तिकार और शिल्पकार गूगल पर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है? और कमेंट में हम डाल देंगे, पिन कर देंगे उस क्वेश्चन को, क्या था ये एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन है, गैर हिंदी भाषी साहित्यकारों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अकादमी ने महसूस किया कि भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां जाती हैं, तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गैर हिंदी भाषी साहित्यकारों को जो पुरस्कार दिया जाता है उनमें इस टाइप के पुरस्कार होते हैं, जैसे कि मराठी साहित्य अकादमी होती है, उर्दू साहित्य अकादमी होती है। तो ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होते हैं ये दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट योग्यता वाली पुस्तकों को वार्षिक पुरस्कार और उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। तो ये साहित्य अकादमी ही देती है, साहित्य अकादमी। क्लियर है? तो साहित्यकारों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो उनके रीजनल लैंग्वेज के आधार पर होता है। जैसे कि मराठी का होगा तो मराठी साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाएगा, है ना। उर्दू होगा तो उर्दू साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह से उनकी रीजनल अकेडमियाँ होती हैं, उसी के द्वारा वो पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है। अगर आपसे इस तरह का पूछा जाता है कि कौन सी संस्था देती है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा ये इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 अलग अलग भाषाओं में उत्कृष्ट योग्यता वाली पुस्तकों को और उत्कृष्ट अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि जो है कौन सी आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। कल हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करवा दिया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आई थिंक आप ये इस क्वेश्चन को तो सही करके आए होंगे। जब प्राकृतिक शक्तियों के कारण आपदा आती है तो उन्हें प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। प्राकृतिक यानी नेचुरल, है ना। जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, यानी कि आप उसमें कुछ भी नहीं करते, जो प्राकृतिक के अनुरूप होती है उसको हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, है ना। जिन पर मनुष्य का शायद कोई नियंत्रण होता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। जैसे कि बाढ़ हो गया,
तूफान, भूकंप, सूखा, हिमस्खलन, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारे जो है ये प्राकृतिक आपदा हैं। अगर अपन बात करें जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, कुछ और चीज़ें हो गई, मकान गिरना और कुछ और भी चीज़ें जो अलग अलग टाइप की होती हैं, जिनमें अपन कहीं ना कहीं मनुष्य का कहीं ना कहीं योगदान या फिर मनुष्य का हाथ होता है थोड़ा बहुत भी, तो उस टाइप की जो ये आपदा होती है उसको हम, इनको प्राकृतिक बोलते हैं, तो उनको हम मानव निर्मित आपदा बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये होते हैं। यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चंस मिले हमने सारे आपको बताने की कोशिश की। अगर आपने एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। वहाँ पर आपको कई सारे नए वीडियोस रह चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी और भी वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, हमारी पुलिस कांस्टेबल की, इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेमो जरूर से चेकआउट करके इनरोल इनमें कर सकते हैं। क्लियर है? साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक कारखानों से निकला वेस्ट पदार्थ क्या कहलाता है? औद्योगिक अवशिष्ट इसको बोला जाता है, या औद्योगिक अपशिष्ट बोला जाता है। गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है? तो 13 किलोग्राम तक वजन इसमें बढ़ सकता है ना। हो सकता है आपको लगभग कुछ और ऑप्शन दे रखे हों, तो आप देख लीजिएगा लगभग में आपको कितना इसके आसपास आपको दे रखा होगा। रिक्तिका के बारे में सही बताओ, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है या मिल नहीं पाया है, या फिर ये कथन वाला क्वेश्चन था, तो ये बता पाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि कथन का नहीं पता रहता ना कि कौन सा कथन उसमें रखा होगा अपने एग्जाम में, है ना, उस तरह से ये रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या होता है? तो मुकुलन एक प्रक्रिया है जिसमें मूल जीव के शरीर पर एक वृद्धि मुकुल बनती है, जो फिर अलग हो जाती है और खमीर हाइड्रा जैसे नए जीव बन जाती है। तो आप देख लीजिएगा क्या किस तरह से ये था एग्जैक्ट, ये इस तरह का जो क्वेश्चन था ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेवाल हाइड्रा से क्वेश्चन बनाए, पादप कोशिका से क्वेश्चन बनाए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये पिच ब्लेंड से होता है रेडियम। इसके अलावा सेवाल का जनन अंग कौन सा है? तो कायिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन के द्वारा सेवाल जनन करते हैं। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? अस्पताल प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। व्यावसायिक फसल कौन सी नहीं है? तो बाजरा की जो फसल है व्यावसायिक फसल नहीं है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ओडोमीटर उपकरण का उपयोग करके क्या मापा जाता है? तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा रिक्त स्थान SO2 वायु का प्रदूषक का सूचक है, तो ये लाइकेन होता है। लाइकेन SO2 वायु का प्रदूषक का सूचक होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये 15 के 15 क्वेश्चन हमने साइंस के आपको बता दिए और 20 के 20 पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने आपको जीके के बता दिए हैं। अब अपन बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की। तो गाइस मैथ्स में SICI से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिशत वाला एक प्रश्न था, लाभानी के 2 प्रश्न थे, सरलीकरण से 4 क्वेश्चन पूछे गए, बोर्डमास से 3 क्वेश्चन बने हैं, संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन, अनुपात से 2 क्वेश्चन, ज्यामिति से 2 क्वेश्चन, LCM HCF से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन। क्लियर है? अलजेब्रा से क्वेश्चन था ऐसा बता रहे थे। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, यानी औसत से। औसत वाला शायद ऊपर करवा चुके हैं, नहीं करवाया तो आप औसत कर लीजिएगा इसको, रेशियो औसत। आयु से 1 क्वेश्चन, सामय कार्य से 1 क्वेश्चन, ये औसत डबल आ गया, माफी चाहेंगे, 1 क्वेश्चन है ना, रेशियो औसत एक ही है, तो ये 1 क्वेश्चन इसे आया है। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक मिले हमने बताने की कोशिश की। बाकी अगर हो सकता है और भी क्वेश्चंस पूछे गए हों तो आप, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन बने थे। रीजनिंग में बात करें गाइस, अल्फाबेट सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से 1 बनाए, मिसिंग नंबर से 4 बने, सिलोजिस्म से बनाए, दिशा दूरी से 1 बनाए, बैठक व्यवस्था से 1 बनाए। अगली आकृति कौन सी होगी? घड़ी से 3 क्वेश्चन पूछे गए, फिगर काउंटिंग से 3 से 4 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 2 है, 5 से 4 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपकी एग्जाम का आज का 3rd शिफ्ट का, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिस तरह से पूछे गए पूरे बताने की हमने कोशिश आपको की है। आपको काफ़ी हद तक इससे आइडिया लग चुका होगा अब ये किस तरह का आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है और किस तरह से आपको अब आगे की तैयारी कंटिन्यू करनी है। क्लियर है गाइज? बाकी हम लगातार आपको एग्जाम टाउन पर नए नए वीडियोस दे रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम में जितनी भी हेल्प हो पाए वो हम कर सकें। क्लियर है गाइज? तो आप एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो आप जरूर से करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। डेली बेसिस पर हम लगातार वीडियोस आपको दे रहे हैं जहां जहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। नया वीडियो आएगा हमारा पुरस्कार और सम्मान वाला, जहां से लगातार आपकी एग्जाम में हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में नोटिफिकेशन आ जाए।
ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम पर हम अब तक की सारी पीडीएफ डाल चुके हैं। क्लियर है गाइस? तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। आपके लिए रोज नई नई और अच्छी खास तरीके से एक से बढ़कर एक रिसर्च करके वीडियोस हम लेकर आते रहें। क्लियर है गाइस? इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।